हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको हम जहाँ चैप्टर का नाम पहले देख लेते हैं, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी। इस चैप्टर में थोड़ा बुक में मैंने थोड़ा लिख दिया है, तो उसको थोड़ा देखिएगा। गरीबी, ठीक है। पॉवर्टी यानी गरीबी को कैसे हटाया जाता है या कैसे हटेगा, ठीक है, उसी को हमको देखना है एज ए किसके तौर पर, चैलेंज के तौर पे, कि कैसे इंडिया में इतनी गरीबी है और कैसे उसको हटाया जा सकता है। यही सब इस चैप्टर में देखेंगे हम, कि गरीबी क्या होती है, कहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, किस राज्य में गरीबी ज़्यादा है, शहर में गरीबी ज़्यादा है कि गांव में गरीबी ज़्यादा है, कितने लोग गरीब हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो इसी का चैप्टर का नाम ही है पॉवर्टी एज चैलेंज, यानी कि गरीबी ये क्या है, चैलेंज है जो हमको हटाना है। किस तरीके से हटाना है अब देखेंगे वही चैप्टर में। ठीक है, कह रहा है ये चैप्टर डील करेगा किसके साथ, इंडिया के या पूरे दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, गरीबी होती है। ठीक है, हर इंसान चाहता है कि वो क्या करे, गरीबी से ऊपर उठे। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो जरूरी नहीं है कि वो अमीरी हो सकता है गरीबी में भी पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो गरीबी में मरता है तो उसका दोष है। यानी गरीबी में जब पैदा होता है तो उसका दोष नहीं है, लेकिन अगर गरीबी में मरता है वो, तो उसका दोष माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता तो वो क्या कर सकता है, अपना पूरा दिमाग लगा के, अपना स्ट्रॉन्ग मतलब करके, इधर उधर काम वगैरह करके अपने आप को गरीबी से निकाल लेता। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि पॉवर्टी को क्या करना, हटाना है। कैसे हटाना है देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। कर हम डेली लाइफ में देखते हैं कई लोग क्या करते हैं, काम करते रहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। काम कहाँ का करते हैं, जिनके पास, जैसे मान लो कहीं बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ जो वर्कर्स होंगे वो गरीबी होंगे, तभी तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। वैसे कुछ बच्चे होते हैं जो ढाबा पे काम करते हैं। ढाबा नहीं होते हैं जहाँ पर खाना वाना बनाया जाता है, इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जहाँ पर काम करते हैं। फिर कह रहा है कि ऐसे ही जो गाँव में वगैरह जब खेतों में पानी चलती है, या कह सकते हैं रुपाई वगैरह होती है, जब बैठौनी होती है, तब भी क्या करते हैं, जो गांव के जो गरीब लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर होते हैं, जाके खेतों में काम करते हैं। ये सारे के सारे लोग क्या है, गरीब लोग हैं। यानी कि जो ढाबा पे बच्चे काम कर रहा है वही बच्चा गरीब है। जो बिल्डिंगों बनाने के लिए जो वर्कर्स लग रहे हैं वो भी गरीब हैं। जो खेतों में काम कर रहे हैं एज अ वर्कर के तौर पर, मतलब मजदूरी के तौर पर मजदूर जो हैं वो भी गरीब हैं। तो वो गरीब है इसलिए क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपने पेट पूजा करने के लिए, यानी अपने परिवार को चलाने के लिए। उसी को हम बोलेंगे गरीबी। ठीक है, तो वही कह रहा है, यहाँ पर एक डाटा दिया गया है। अभी हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में, पॉपुलेशन पढ़ा था, यानी कि आबादी पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि 11-12 में, यानी 2011 के हिसाब से एक हुआ था जनगणना। उस जनगणना के हिसाब से पूरे देश में कितने लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं। कितने? 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है, पूरे इंडिया की बात हो रही है। उसमें से कह रहा 27 करोड़ लोग क्या हैं, गरीब हैं। कैसे गरीब हैं? जब वो डाटा हुआ था, जब मतलब वो एनालिसिस हुआ था, जब जनगणना हुआ था 2011 में, तो ये भी देखा जाता था कि उनके पास कितना संपत्ति है, यानी कितना उनके पास पैसा है, कितना पास उनके पास नहीं है। तो देखा गया कि 140 करोड़ में 27 करोड़ लोग ऐसे हैं लगभग, जो क्या है, गरीब में आते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, जिनके पास क्या है, ज़्यादा पैसा नहीं है, जिनके पास ज़्यादा घर नहीं है या ज़्यादा खेत नहीं है खेती वगैरह करने के लिए, काम वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे, इन एवरी फोर्थ पर्सन, यानी इंडिया में देखा जाए, पर भारत की बात यहाँ पर होगी। ठीक है, तो कह रहा है भारत में हर चौथा पर्सन, जैसे मान लेते हैं 4 ग्रुप है, 4 दोस्तों का ग्रुप है। ठीक है, आपके 4 दोस्त हैं, आप हैं, आपके दोस्त है, फिर तीसरा दोस्त है, फिर चौथा ग्रुप है। तो जो चौथा दोस्त होगा वो हर चौथा दोस्त क्या होगा, गरीब होगा। तो वही कह रहा है इंडिया का हर चौथा इंसान क्या है, गरीब है। इसका मतलब ये हुआ कि रफली लगभग 270, यानी कि लगभग 27 करोड़ लोग इंडिया में क्या है, पॉवर्टी में जी रहे हैं, यानी कि गरीबी में जी रहे हैं। ठीक है, दिस आल्सो मीन्स दैट, इसका मतलब ये भी है कि इंडिया जो है सबसे बड़ा कंट्री है जहाँ पर गरीबी इतना ज़्यादा है, और किसी कंट्री में इतना गरीबी नहीं है साउथ अफ्रीका को छोड़ के। तो वो भी मतलब वही लिखा है कि दिस आल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, ये गरीबी वाला देश है। लेकिन ये डाटा कब का है, दो डाटा है 11-12 का। लेकिन अब जो डाटा देखेंगे 2020-22 का, तो थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। हो सकता है 27 करोड़ की जगह 20 करोड़ लोग गरीब हो, या हो सकता है डाटा बढ़ भी गया होगा, यानी कि 30-35 करोड़ लोग भी हो सकता है गरीब हो गए हो। मतलब डाटा हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए हर 10 सालों में एक बार जनगणना होता है। 30 बार जनगणना होने में लेट हो गया है, तो जो इस बार जनगणना होगा वो 2024 या 25 में होगा। ठीक है, तो जो भी हम डाटा पढ़ेंगे वो तो कब पढ़ेंगे, 2011 और 2012 का डाटा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, बस हमें इतना जाना कि 140 करोड़ लोगों में, यानी कि अगर 140 लोग हैं तो 140 लोगों में से 27 लोग ऐसे हैं जो क्या है, गरीब हैं, जिनके पास न ज़्यादा घर है, न ज़्यादा पैसा है, न ज़्यादा खेत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 कहानी दिया गया है, 2 टाइपिकल केस ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी की 2 रेखाएं दी गई हैं। क्या क्या है, एक है अर्बन केस, यानी कि शहरों में किस तरह गरीबी माना जाता है, यानी कि शहर में कैसे लोग को गरीब हम कह सकते हैं। और दूसरा देखेंगे हम कहाँ पे, गाँव में, यानी कि रूरल एरिया में किन लोगों को हम गरीब कह सकते हैं। तो पहले देखते हैं अर्बन केस में, यानी कि शहरों में क्या कहता है। कह रहा है
कि 33 साल का एक इंसान है जिसका नाम क्या है, राम सरन नाम है, ठीक है, क्या नाम है, राम सरन नाम है, और वो 33 साल का यानी 33 ईयर का है, जो काम करता है डेली वेजेस पे, यानी कि किस पे काम करता है, वो एज अ लेबर के तौर पे काम करता है। कहाँ पे, एक वीट फ्लोर मिल पे, यानी कि एक फैक्ट्री है जो गेहूं का फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे वीट वगैरह को पीसा जाता है, कुछ बनाया जाता है। तो कहाँ पे, रांची में है, झारखंड में, ठीक है, रांची में, रांची के, झारखंड क्या है, एक राज्य है, राज्य में उस एक जिला है रांची, रांची में एक मिल है जहाँ पे राम सरन जो कि 33 साल का है वहाँ पे काम करता है उस मिल में। कह रहा है उस फैक्ट्री में जब वो काम करता है तो उसको 1500 रुपया महीना मिलता है, यानी कि एक महीने की जो सैलरी आती है उसकी वो कितनी आती है, 1500 रुपये। अब कह रहा है कि जो 1500 रुपये है उसके लिए क्या है, इनफ नहीं है। क्यों इनफ नहीं है, इनफ मतलब होता है काफ़ी, क्यों नहीं काफ़ी है, काफ़ी इसलिए नहीं है कि उस घर में 6 लोग रहते हैं। अब जो 6 लोगों को चलाने के लिए, यानी 6 लोगों को खाना भरपेट देने के लिए क्या पड़ेगा, 1500 रुपया कम नहीं पड़ेगा, बहुत कम है। तो वही कह रहा है उसके घर में 6 लोग हैं। कौन कौन है 6 लोग, वो है यानी खुद राम सरन है, उसकी वाइफ है और 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चे और 2 ये लोग, कितने लोग, 6 लोग हो गए हैं। जो एक बच्चा 12 साल का है और एक बच्चा 6 साल का है, ठीक है, 12 साल 6 महीने के हैं। तो वही कह रहा है कि राम सरन जो है उस फैक्ट्री में काम करता है जिसकी सैलरी 1500 रुपये महीने है, जो उसको घर परिवार चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कम है, इतना फिर उसका हो नहीं पाता है। आगे देखते हैं। अब देखो कह रहा है इसके बाद, यानी कि इसके परिवार के बाद भी कुछ लोग हैं जिसके कह रहा है कि इसका कुछ पैसा है जो है, ही हैज़ टू सेंड मनी एट होम टू हिज ओल्ड पेरेंट, यानी कि इसके माता पिता भी हैं, ठीक है, जो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और वो क्या है, इसी पे डिपेंड है, यानी कि राम सरन पे ही डिपेंड है, जिसकी वजह से क्या है, उसको पैसा भेजना पड़ता है गांव पे। तो कह रहा है उसके पिताजी क्या है, लैंडलेस है, यानी कि उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, और जो उनके पिताजी हैं राम सरन के, वो पूरी तरह से इन्हीं पे डिपेंड है, यानी कि इन्हीं पे क्या है, निर्भर हैं, और इन्हीं की जब ये पैसा भेजता है तो उसी पे ये खाते पीते जीते रहते हैं। और साथ ही साथ इसका भाई भी है जो कहाँ रहता है, हजारीबाग में रहता है, वो भी क्या करता है बेचारा, छोटा मोटा काम करता है जीने के लिए। तो आप देख सकते हैं राम सरन क्या कर रहा है, उसी 1500 रुपये में अपने जो उनके पिताजी हैं उनको भी पैसा दे रहा है खाने पीने के लिए, और साथ ही साथ अपने जो परिवार, उनका 6 लोग हैं परिवार में, उनको भी किसी तरह से क्या कर रहा है, पेट भर रहा है धीरे धीरे, मतलब काम करके। कह रहा है कि जो राम सरन है वो जो रांची में रहता है वो एक किराए के घर में रहता है, जो घर क्या है, बहुत ही पुराना है और शहर से थोड़ा बाहर है, और उसकी जो दीवारें हैं वो पुराने ईंटें से बनी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई हैं। फिर कह रहा है ही हिज वाइफ शांता देवी, यानी कि जो उसकी पत्नी है उस पत्नी का नाम दिया है क्या, शांता देवी। तो हो सकता है एग्जाम में मतलब ऐसे आ जाए 1 नंबर में कि जो राम सरन था उसकी पत्नी का क्या नाम था, शांता देवी था। कह रहा है वो भी काम करती हैं, पार्ट टाइम जॉब करती हैं एज अ क्या बन के, मेड बन के, नौकरानी नहीं होती हैं जो घर में जाती हैं बर्तन वगैरह मांजती हैं और खाना वगैरह बनाती हैं, उन्हीं को मेड कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो राम सरन की जो पत्नी है वो भी क्या करती है, पार्ट टाइम जॉब करती हैं, दूसरे घरों में जाके मेड का काम करती हैं, बर्तन वगैरह मांजती हैं, जिसकी वजह से उनको मंथली कितना मिलता है, 800 रुपये मिलता है। कह रहा वही पार्ट टाइम में फ्यू हाउसेज एंड मैनेज टू अर्न अप 800 रुपये, यानी कि 1500 रुपये उसका पति कमाता है राम सरन, और उसकी वाइफ जो है दूसरे घरों में जाके बर्तन वगैरह मांज के, खाना वाना बना के, साफ़ सफाई करके बेचारी 800 रुपये कमाती है, ठीक है। कह रहा दे मैनेज अ मर्ज मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। कह रहा जो इनकी फैमिली है वो दिन भर में क्या करती है, 2 बार खाना बनाती है, जिसमें दाल होता है और राइस होता है, यानी कि चावल और दाल बस खाना होता है, रोटी वगैरह नहीं बन पाता है, उनका पैसा ही नहीं बचता है बेचारों के पास। तो ये कह रहा दिन में 2 बार खाना बनता है जिसमें चावल और दाल होता है, बट दे आर नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, लेकिन ये भी उनके लिए क्या है, काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो लोगों की फैमिली थोड़ा बड़ी है। हिज एल्डर सन वर्क ऑन अ हेल्पर इन अ टी शॉप, यानी कि जो इनका जो सबसे बड़ा बेटा है, 4 बेटे हैं, तो जो सबसे बड़ा बेटा है वो एक चाय की दुकान में काम करता है, ठीक है, उसको सैलरी कितनी है, उसको सैलरी मिलती है 300 रुपये महीने, ठीक है। फिर कह रहा है वाइल्ड हिज 10 ईयर ओल्ड डॉटर, यानी कि 10 साल की उसकी छोटी लड़की है, सोचो 10 साल की लड़की है जो क्या करती है, टेक केयर ऑफ द यंगर चिल्ड्रन, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके बाकी जो 2 बच्चे बचते हैं वो लड़की क्या करती है, 10 साल का उनका ख्याल रखती है। तो देख सकते हैं इसके पिताजी क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 1500 रुपया कमा रहा है, इसकी वाइफ 800 रुपया कमा रही है मेड बन के, और जो सबसे बड़ा लड़का है वो 300 रुपया कमा रहा है, यानी कि अब कितने लड़के बचे, 3 लड़के, यानी कि जो लड़कियां हैं बाकी 2 लड़के जो बच रहे हैं उनको संभालने में लगी पड़ी, यानी कि पूरा परिवार क्या कर रहा है, मेहनत किए जा रहा है बेचारे अपने आप को, अपने फैमिली को चलाने के लिए। देख सकते हैं कि ये लोग क्या है, एक तरह से गरीब ही हैं, क्योंकि इनको दिन रात मेहनत करना पड़ता है अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए। तो ये सब क्या है, लोग गरीब लोग हैं, तो इनको हम बोलेंगे पुअर पीपल या पॉवर्टी में बेचारे जी रहे हैं। अब देखो कह रहा नन ऑफ द चिल्ड्रेन टू गो टू स्कूल, इनका कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, यानी कि जो 4 बच्चे हैं चारों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता है। कैसे जा पाएगा बेचारा, पैसा ही नहीं उनके पास। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मेड डाउन क्लॉथ ईच, यानी कि हर इंसान के पास जो भी उनके 6 फैमिली हैं, जो 6 परिवार हैं, पति हो गया, पत्नी हो गई और 4 बच्चे हो गए, चारों के पास बस 2-2 सेट कपड़ा है, यानी कि पूरे साल वो क्या करते हैं, उसी 2 सेट कपड़े में पूरी साल निकाल लेते हैं। न्यू वन ऑफ बर्ड व्हेन द ओल्ड वन क्लॉथ बिकम अनवेरेबल। कह रहा है इनके फैमिली के पास जो राम सरन की फैमिली है
इनके पास जो कपड़ा तभी आता है जब पुराने कपड़े क्या होते हैं, एकदम पहनने के लिए नहीं रह जाते हैं, यानी पूरी तरह से फट जाते हैं या बेकार हो जाते हैं या सड़ जाते हैं, तब वो बेचारे क्या करते हैं, पैसा जुटा के नया कपड़ा खरीदते हैं। शूज़ आर लग्जरी, जो उनके जूते हैं वो क्या है, थोड़ा सा लग्जरी है। द यंगर किड्स आर अनड्यूनाइज, दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर बिकॉज दे फॉल इल। जो कह रहा है जो बड़ा भाई है जो काम करता है, यानी कि जो मतलब यंगर मतलब होता है जवान लड़का, यानी कि कह सकते हैं जो छोटा लड़का है, तो क्या है वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि उनके अंदर थोड़ा जान नहीं, इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है, या कह सकते हैं कमज़ोर है कुल मिला के, जिसकी वजह से वो बार बार क्या करता है, इल पड़ यानी कि बीमार पड़ता रहता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं किस तरीके से बेचारे अपने परिवार को चला रहा है, जिसकी वजह से क्या बड़ा लड़का क्या कर रहा है, चाय की दुकान में काम कर रहा है, इनकी माँ घरों में जाके बर्तन वगैरह मांज रही है, 800 रुपये मिल रहा है। इनको जो पति है, ठीक है, राम सरन, वो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो 1500 रुपये मिलता है। बाकी जो उनकी लड़की है और जो दो लड़के हैं उनको संभालती है, और जो सबसे छोटा लड़का है, यंगर लड़का है, वो बेचारा कमज़ोर है, जिसके वजह से उसको बार बार बीमारी होती रहती है, यानी कि बीमार पड़ता रहता है, बुखार सर्दी होता रहता है। तो ये हो गया शहर का, यानी कि शहर में जो रह रहे थे। अब हम देखेंगे कौन सा, जो गाँव में रह रहे हैं, यानी कि रूरल एरियाज से, यानी कि रूरल एरियाज में देखते हैं गाँव में। अब देखो ये जो किसान है, किसान नहीं कह सकते हैं वर्कर है, ठीक है, इसका नाम है लखा सिंह। क्या नाम है, लखा सिंह, या नाम याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो लखा सिंह कहाँ रहता है, एक छोटे से गांव में रहता है। वो गांव कहाँ है, मेरठ के उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उस राज्य में एक जिला है, क्या नाम है, मेरठ। उस मेरठ के जिले में एक गाँव है, उस गाँव का नाम नहीं दिया गया है, बस कह रहा है कि छोटा सा गाँव है जहाँ पर लखा सिंह रहता है। कह रहा है जो लखा सिंह की परिवार है ना, उनके पास भी कोई ज़मीन नहीं है, यानी कि जैसे राम सरन के पास कोई ज़मीन नहीं था, वैसे ही इसके पास भी कोई ज़मीन नहीं है। ये दूसरों खेतों में जाके, यानी कि बड़े बड़े जो किसान है गांव में रहते नहीं रहते हैं, जिनके पास 6 एकड़ 7 एकड़ खेत होता है, तो उनके खेतों में जाके ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। एट टाइम्स दे गेट पेड 50 रुपये अ हार्ड डे, यानी कि पूरा दिन का जो उनका मजदूरी है, एक दिन के मजदूरी का कितना मिलता है, 50 रुपये मिलता है। यानी कि लखा सिंह और उसकी जो फैमिली है, अभी लखा सिंह का बता रहा है कि लखा सिंह खेतों में जाता है, दूसरे को खेतों में, और वहाँ काम करता है, और वो दिन भर का 50 रुपये पाता है। सोचो, यानी कि दिन भर 8 घंटे काम करता रहता है बेचारा, और बस कितना पाता है, 50 रुपये। अब तो सैलरी चेंज हो गई है, अब लोग तो 300 रुपये मिलता है उन लोग को, या 500 रुपये तक मिल जाता है। तो पहले के टाइम पे बता रहा है, बस एक कहानी है, तो पहले के टाइम पे उनको 50 रुपये मिलता था दिन भर का। फिर कह रहा है कि जो लखा है उसका जो घर होता है वो कच्चा हाउस का रहता है। हम देख सकते हैं कि जो ये था राम सरन, वो क्या रहता था, एक ऐसे मकान में रहता था जो किराए का था, ठीक है, और उसकी फैमिली के पास अपना घर था। लेकिन इसके पास भी अपना घर है, लेकिन इसका घर कैसा है, कच्चा हाउस का बना, यानी कि मिट्टी का बना हुआ है घर। वही लिखा ना, लखा लिव्स इन अ कच्चा हट, हट मतलब होता है छोटा सा झोपड़ी, जो गाँव के बाहर में, यानी कि गाँव के थोड़ा बाहर है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड, यानी कि जो उसकी पत्नी है लखा सिंह की, वो बेचारी क्या करती है, गैस वगैरह तो है नहीं, तो बेचारी बाहर जाके दिन भर लकड़ी वगैरह बीनती रहती है, और शाम को घर आती है खाना बनाने के लिए। तो ये कह रहा है उसकी जो पत्नी है बाहर जाके लकड़ी वगैरह इकट्ठा करती है फील्ड में। हिज फादर, यानी कि लखा सिंह के पिता, टीबी पेशेंट है, जो कि क्या हुए हैं, पास्ड अवे 2 years अगो ड्यू टू द लैक ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो पिता थे उसके, वो टीबी के मरीज़ थे। टीबी एक बीमारी होती है जो बहुत खतरनाक होती है। तो टीबी के मरीज़ थे, जो क्या हुए 2 साल पहले बेचारे चल बसे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उनका इलाज करवा पाएँ। देख सकते हैं आप कितने लोग, ये लोग गरीब हैं बेचारे। ठीक है, हिज मदर नाउ सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज़ एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे। कह रहा है उनके पिता तो बेचारे चल बसे बिना पैसा के, क्योंकि पैसा नहीं था जाँच पड़ताल कराने के लिए। कह रहा वही बीमारी इनकी माँ को भी लग गया, इनकी जो मदर है लखा सिंह की, उनको भी ये बीमारी लग गया है, यानी कि टीबी उनको भी हो गया है, और उनके लिए भी क्या है, जांच कराने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, क्योंकि ये बहुत कम पैसा रुपया कमाते हैं, और वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रही हैं। ठीक है, ऑल्सो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, यानी कि गाँव में एक प्राइमरी स्कूल है, जहाँ लखा नेवर वेंट डियर, जहाँ लखा कभी स्कूल ही नहीं गया, यानी कि उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, यानी कि जहाँ लखा रहता है जिस गांव में, मेरठ के गांव में, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years, यानी कि जब वो 10 साल का था तभी वो बेचारा क्या करने लगा, मेहनत मजदूरी करने लगा अपने गाँव में भी। ठीक है, न्यू क्लॉथ हैपन वंस इन ईयर, यानी कि इसके घर भी जो नए कपड़े आते हैं पहनने के लिए, वो साल भर में एक बार आते हैं, दिवाली के दिन हो सकता है लोग खरीदते हों। इवन सॉप एंड ऑयल आर इन लग्जरी ऑफ द फैमिली, यानी कि इनके घरों में जो क्या बोलते हैं साबुन वगैरह रहते हैं, जो ऑयल्स रहते हैं, इनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा लग्जरी है। अब भाई जाहिर सी बात है, जो गरीब लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो डब का साबुन खरीद दे, डब का शैम्पू खरीद दे, तो क्या करते हैं, लाइफ बॉय डेटॉल वगैरह खरीद के 5-10 रुपये में लगाते हैं। तो उनके लिए वही क्या है, बहुत बड़ा लग्जरी है, बहुत बड़ा उपहार है। तो हम देख सकते हैं एक शहर का केस था जहाँ पे उसको भी दिक्कत हो रही थी रहने में, और एक गांव का केस था जहाँ पर इसको भी दिक्कत हो रही थी, यानी कि हमने एक शहर का देखा और एक गांव का देखा, एक राम सरन का देखा और एक लखा सिंह का देखा। ठीक, अब देखो कह रहा है, अब हम देखेंगे क्या,
स्टडी ऑफ एबव केसेस पॉवर्टी एंड डिस्कस फॉलोइंग, हमने दोनों जो कहानी पढ़ा उसका क्या निकला, जो परिणाम निकला हुए है कि दोनों क्या थे, लैंडलेस थे, यानी कि उनके पास दोनों के पास ज़मीन नहीं था खुद का। दोनों अनएम्प्लॉयमेंट थे, यानी कि बेरोजगार थे बेचारे, तभी तो फैक्ट्री में और खेतों में काम कर रहे थे। साइज ऑफ फैमिली उनकी बड़ी थी, यानी कि जो फैमिली थी उनकी बड़ी थी, इसके पास भी बड़ा परिवार था जो संभालने में दिक्कत हो रहा था, और इसके पास भी बड़ा परिवार था। तो हम इससे जान सकते हैं कि परिवार क्या हो, छोटा होना चाहिए, हमारे दो ही हों ताकि परिवार अच्छे से चल सके। जब परिवार बड़ा हो जाएगा तो उनको खर्चा देने में क्या होगा, ज़्यादा पैसा लगेगा। तो अगर चाहते हैं कि आप भी क्या हो, पॉपुलेशन भी ना बढ़े और परिवार भी सेफ रहे और हेल्दी रहे और खुशी रहे, तो हमारे वाला सिस्टम अपनाना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि दोनों क्या थे, इलिटरेट, यानी कि बेचारे अनपढ़ थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए। फिर कह रहा है उनका हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा पुअर था। अभी हम देख सकते हैं कि जो रामचरण था उसका जो छोटा लड़का था बहुत ज़्यादा बीमार रह रहा था। क्यों बीमार रह रहा था, क्योंकि क्या था, मेल न्यूट्रिशन की कमी थी, यानी कि जो प्रोटीन वगैरह था उसकी कमी थी, जिसकी वजह से वो कमज़ोर था और बार बार बीमार पड़ रहा था। फिर हम देख सकते हैं चाइल्ड लेबर, यानी कि दोनों में क्या हुआ था, चाइल्ड लेबर था, यानी कि जो रामचरण का बड़ा लड़का था वो चाय की दुकानों में काम कर रहा था और 300 रुपये उसको दिहाड़ी मिल रही थी। तो क्या है, चाइल्ड लेबर भी था। और दोनों क्या थे, हेल्पलेस थे, यानी कि दोनों क्या थे, मजबूर थे ये काम करने के लिए। तो एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है कि जो भी हमने कहानी पढ़ा था चैप्टर 3 में, ठीक है, पॉवर्टी चैलेंज में, जो दोनों कहानी थी उन दोनों कहानी के जो परिणाम निकला था वो क्या क्या परिणाम निकला था। तो यही क्या थे, 3 3 6 एक साथ आए हैं रिजल्ट, यही सातों रिजल्ट को आपको एग्जाम में लिखना है और 2-3 नंबर आपको मिल जाएंगे फ्री में। ठीक है, तो कहानी को अगर आप समझ गए होंगे तो ये सब तो ऐसे ही लिख देंगे बना के ही। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है इसमें बताता है कि जो दोनों कहानी हमने पढ़ा है इसको हिसाब से हम बता सकते हैं कि पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, उसको हम देख के बता सकते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में ऐसे आ जाए लिखने के लिए गरीबी हम किसको कहेंगे, व्हाट वी से या व्हेन वी से कॉल्ड पॉवर्टी, यानी कि गरीबी हम किसको कहेंगे। तो गरीबी हम किसको कहेंगे वो देख लीजिए, 3-4 पॉइंट में दिया है। ठीक है, जितने नंबर का आएगा उतना पॉइंट आपको लिखना है बस, और कुछ नहीं, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। कह रहा है ये जो कहानी हमें दिखाती है कि किस तरीके से जो है हंगर यानी कि भूखे और लैक ऑफ शेल्टर की वजह से हम गरीबी को कह सकते हैं। यानी कि किसी के पास अगर वो खाना नहीं है खाने के लिए और रहने की जगह नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो गरीब है। ठीक है, तो वही कह रहा है दे सो दैट, वो दिखाते हैं हमें कि पॉवर्टी का मतलब होता है हंगर यानी कि भूख, और लैक ऑफ शेल्टर जिसके पास ज़मीन ना हो रहने के लिए, घर ना हो रहने के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। गरीबी का मतलब क्या होता है, भूखा रहना या जिसके पास रहने के लिए घर ना हो। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज़ अ सिचुएशन, कह रहा है एक ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा कहानी होती है जहाँ पर पेरेंट्स यानी कि जहाँ पर माता पिता अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते हैं चाहें तो भी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो स्कूल भेज सकें। भाई स्कूल भेजेंगे तो भी पैसा खर्च होगा, तो खाने पीने के लिए नहीं बचेगा, तो पहले खाया पिया जाएगा उसके बाद स्कूल भेजा जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि पॉवर्टी का मतलब ये भी हो सकता है कि क्या हो, लैक ऑफ क्लीन वाटर हो एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, यानी कि घर में क्या होगा, सफाई नहीं होगा। भाई गरीब है वो बेचारे, तो गरीब के घर में ऐसे ही तो रहता है, सब सामान इधर उधर बेचारे क्या होते हैं, फेंके रहते हैं, और सफाई नहीं रहता है, और जो पानी हो ना पीने वाला वो भी ज़्यादा साफ़ नहीं होता, बेचारे जो भी मिलता है बेचारे पीते खाते रहते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं पॉवर्टी मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर, यानी कि साफ़ पानी नहीं मिलता है और ना ही साफ़ सफाई ज़्यादा रहता है। ठीक है, इट आल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब। जो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब गरीबी का मतलब ये भी है कि गरीब लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जॉब नहीं होता है, यानी कि सरकारी जॉब नहीं होते हैं, उनको मजदूरी करना पड़ता है, फैक्ट्री में जाके, खेतों में जाके, या बिल्डिंगों में जाके, जो बिल्डिंग बन रहे होते हैं, जहाँ रोड वगैरह बनते हैं वहाँ पर जाकर उनको मजदूरी करना पड़ता है। ठीक है, फिर कह रहा है अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेस, यानी कि सबका मतलब यही है कि इस तरीके से रहना कि आपके पास क्या हो, कोई भी सामान ना हो रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए। तो उसको क्या कहेंगे हम, हेल्पलेसनेस। ठीक है, इन शॉर्ट, यानी कि 3-4 पॉइंट हो गया। अब देखो कह रहा पुअर पीपल आर इन सिचुएशन इन विच दे आर इलिटरेट, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो इस सिचुएशन में बेचारे बड़े होते हैं जहाँ पर वो पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते, अभी मैंने बताया कि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो इन्वेस्ट कर पाएँ अपने पढ़ाई पे या अपने बच्चों की पढ़ाई पे, जिसकी वजह से उनको काम करना पड़ता है कहाँ पे, खेतों में, फैक्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट ऑफिस में, या हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पे, या कहीं भी किसी भी जगह पे अपना पेट वगैरह भरने के लिए काम उनको छोटा मोटा करना पड़ता है, जहाँ से वो कुछ पैसे कमाते हैं और वो पैसा अपने परिवार को जीने में लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेचारे गरीब लोग हैं। उसके बाद कह रहा वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ अ बिगिनिंग टू मिलियंस ऑफ पीपल एंड पॉवर्टी। कह रहा है जो इंडिया का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि गरीबी क्या करना, हटाना है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इसलिए जब वो जीते थे 2015 में, तो 2015 के बाद से कई सारे स्कीम निकाले थे गरीब लोगों के लिए, उनको घर दिया। ठीक है, हर गरीबी को 2-2 लाख रुपया दे रहे थे ताकि वो क्या कर सके, एक कमरा बना सके, एक पक्का हाउस बना सके सीमेंट का। ठीक है भाई, ज़मीन तुमको छोटी होती है तो 2 लाख में एक कमरा तो बन ही जाएगा, तो उससे मतलब मिट्टी घर अच्छा है, एक
एक पक्का घर हो उनके पास। इसलिए मोदी जी 2015 के बाद से हर एक गरीब इंसान को क्या देते थे, घर देते थे, बनाने के लिए 2 लाख रुपए देते थे, जिसकी वजह से हर एक गरीब को क्या बन पाया, घर मिल पाया। उसके बाद से उन्होंने क्या किया, पूरे कंट्री में जितने भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको क्या करिए हैं, हर महीने उनको सस्ते रुपये में 1-2 रुपये किलो चावल देते हैं, 1-2 रुपये किलो दाल देते हैं, चना देते हैं, नमक देते हैं, ताकि वो लोग क्या कर सकें, अपने परिवार को खिला पिला सकें। और जो पैसा बचेगा उनका, जो 800 रुपये महीने 200 रुपये महीने कमाएंगे, वो पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो ये भी किया गवर्नमेंट ने कि हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलवा दिया, ताकि उनका फीस ही कम हो। 1-2 रुपये फीस लगेगा, तो 1-2 रुपये फीस कोई फीस नहीं है। इसके वजह से क्या होगा, गरीब लड़के भी पढ़ पाएंगे, गरीब लड़के भी आगे आ पाएंगे। इस वजह गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा काम किया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, यानी कि 20-25 करोड़ अभी भी लोग हैं जो क्या है, बेचारे उस गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है ये सब गवर्नमेंट ने किया। फिर कह रहा है गवर्नमेंट ने क्या किया, महात्मा गांधी ऑलवेज इंस्टीड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द फॉरेस्ट बिकम। महात्मा गांधी का एक व्यू दिया गया है, कह रहा है कि महात्मा गांधी जी कहते थे कि ये इंडिया तभी पूरी तरह से आज़ाद हो पाएगा जब यहाँ पे एक भी गरीब नहीं रहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, महात्मा गांधी जी का मानना ये था कि ये देश तभी आज़ाद होगा। देश तो आज़ाद हो चुका है वैसे अंग्रेज़ों से, लेकिन ये पूरी तरह से तभी आज़ाद हो पाएगा जब यहाँ के एक एक लोग क्या हो जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो जाएंगे, यानी कि हर एक इंसान यहाँ पर गरीब नहीं रहना चाहिए, तभी हमारा देश क्या होगा, आज़ाद होगा सही मायने में। तो ये था हमारा गरीबी का डिफिनेशन, यानी कि पॉवर्टी का डिफिनेशन। अगला टॉपिक आता है हमारा पॉवर्टी एज अ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, यानी कि सोशल जो समाज में पॉवर्टी देखी जा रही है उसको हम देखते हैं। देखो, साइंटिस्ट का मतलब है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, या नेता नहीं कह सकते हैं, मतलब समझदार लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो उनका मानना है, कह रहा है देखो अभी हमने गरीबी देखा जिनके पास खाना ना हो, रहने के लिए जगह ना हो और अच्छे पैसे न कमाते हो, तो हमने देखा ये गरीबी। जो साइंटिस्ट हैं, जो समाज के क्या करते हैं, जो बड़े बड़े NGO चलाते हैं, यानी कि जो समाज कह सकते हैं सुधारक हैं, उनका मानना ये है, मैंने उनके हिसाब से जो गरीबी है वो गरीबी क्या है, कह रहे हैं कि उनके हिसाब से जो गरीबी है उसका मतलब ये होता है कि जिसके पास क्या हो, लैक ऑफ इलिटरेसी हो, यानी कि अगर कोई बंदा जो अनपढ़ है इसका मतलब क्या हो, गरीब है। इनके हिसाब से बता रहा है, जो सही बात भी है। अगर आप अनपढ़ हैं तो इसका मतलब क्या है, आप गरीब हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस, यानी कि आपके पास क्या हो, ताकत वाली, मतलब कि आपके पास कमज़ोर ना हो, आपके पास कोई बीमारी ना हो। अगर आपके पास कमज़ोर है, आपकी जो शरीर है हेल्दी नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप गरीब हैं, ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप जाके हॉस्पिटल में अपने बीमारी का इलाज करवा पाएँ, इसका मतलब क्या है, आप गरीब हैं। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपके पास चांस नहीं है कि आप जॉब कर सकें सरकारी जॉब में, तो आप क्या हैं, गरीब हैं। यानी कि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आप गरीब हैं। फिर क्या है, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि आपके पास इतना मतलब वो नहीं है कि आप साफ़ पानी पी रहे हैं, तो आप गरीब हैं। यानी कि अगर साफ़ पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, गरीबी रेखा के नीचे हैं। भाई साफ़ पानी वही ना पी पाएगा जो अमीर होगा, जो थोड़ा हेल्दी होगा, जो वेल्दी होगा। तो वही कह रहा है कि जो साफ़ पानी नहीं पी पाता है वो गरीब है। ये जो है, ये सब किसका मानना है, सोशल साइंटिस्ट का मानना है, यानी कि समाज सुधारक का मानना है कि ये सब चीज़ें सबके पास होनी चाहिए, तभी क्या होगा, गरीबी ख़त्म होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक आती है वो आती है पॉवर्टी लाइन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एग्ज़ाम में हमेशा आता है, और कोई टॉपिक आए ना आए ये ज़रूर आता है। क्यों? क्योंकि इसी समय जो है क्या सकता है, मतलब हम जान सकते हैं कि कौन सा बंदा असल में सच में गरीब है और कौन बंदा सच में अमीर है। यानी कि एक लाइन होती है ऐसे, जो इस लाइन के नीचे रहेगा वो क्या होगा, गरीब होगा, और जो इस लाइन के ऊपर होगा वो क्या होगा, अमीर होगा। तो कैसे हम पता कर पाएंगे कौन सा बंदा गरीब है, कौन सा बंदा अमीर है? तो इसी लाइन के जरिए, यानी कि पॉवर्टी लाइन के जरिए हम पता कर पाएंगे कि कौन सा इंसान गरीब है, कौन सा इंसान अमीर है। तो ये कह रहा है कि जो पॉवर्टी लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नापने के लिए, कि हम ना दिखा सकते हैं कौन सा बंदा क्या है, अमीर पॉवर्टी में जी रहा है या कौन सा बंदा अमीरी में जी रहा है, यानी गरीबी में कौन सा बंदा है और कौन सा बंदा अमीरी में है। देखो, कह रहा है अ पर्सन इज़ कंसीडर्ड पुअर, कह रहा है इंसान को हम जो गरीब मतलब इंसान को हम गरीब तभी कह सकते हैं जब उसका इनकम जो है, यानी कि उसका जो कमाई हो रहा है, जिसे मान लेते हैं जो राम सरन था 1500 रुपये महीने कमा रहा था, ठीक है, तो अगर उसका इनकम उसके फैमिली के नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही है, यानी कि जो उसकी ज़रूरतें हैं डेली की, क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसको खाना पीना चाहिए, ठीक है, सामने वगैरह चाहिए, साफ़ पानी चाहिए पीने के लिए, तो अगर ये सब चीज़ें मिल जा रही हैं आसानी से, ठीक है, तब वो बंदा गरीब नहीं है। लेकिन ये सब पाने के लिए अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है आपको, हो सकता है कि आज दिन भूखा रहना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप गरीब हैं। तो ये कह रहा है कि अ पर्सन इज़ कंसीडर्ड मतलब होता है माना। एक इंसान को हम तभी गरीब मान सकते हैं यदि उसका इनकम उसके डेली नीड्स को पूरा ना कर पाए, ठीक है। डेली नीड्स क्या होते हैं, वही खाना दाल होता है कि सुबह हमको चाय मिल जाए, 10 बजे खाना मिल जाए, फिर दोपहर को तिजरिया को जो होता है, तिजरिया कहते हैं 3-4 बजे
चाय वगैरह मिल जाए, कुरकुरे मिल जाए, फिर शाम को खाना मिल जाए, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ भाई तुम ठीक ठाक हो, तुम ज़्यादा गरीब भी नहीं, तुम ज़्यादा अमीर भी नहीं हो, यानी कि तुम क्या हो, जो पॉवर्टी लाइन है तुम उसके ऊपर ही हो, क्योंकि तुमको आराम से सब कुछ मिल जा रहा है। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो 1000 रुपये महीने कमाता है या 1500 रुपये महीने कमाता है, लेकिन क्या करता हो, बस बेचारा एक टाइम का खाना नहीं खा पाता है, एक टाइम का खाना खाता है फिर अगले दिन भूखा रहता है, तो उसको हम बोलेंगे गरीब। क्योंकि ऐसा इंसान जिसका इनकम जो है, कमाई है, उसे बेसिक नेसेसरी नीड्स को पूरा ना कर पा रही हो, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे कि वो इंसान क्या है, इस जो लाइन है पॉवर्टी लाइन है वो इसके नीचे है। तो ये कह रहा है देयरफॉर पॉवर्टी लाइन इन में वेरी टाइम टू प्लेस, यानी कह रहा है जो पॉवर्टी लाइन है ना, ये जो मतलब है, जो वर्ड है पॉवर्टी लाइन, ये हर कंट्री में अलग अलग होता है। कंट्री यानी कि देश, जैसे मान लेते हैं अमेरिका का यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है यदि अमेरिका के पास कोई ऐसा इंसान है जिसके पास 4 पहिया गाड़ी ना हो, यानी कि 4 व्हीलर गाड़ी ना हो, इसका मतलब क्या हुआ, गरीब है। वो अमेरिका के हिसाब से बता रहा है, इंडिया के हिसाब से नहीं। अगर अमेरिका में कोई ऐसा इंसान है जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है, यानी 4 पहिया गाड़ी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो गरीब है। तो ये कह रहा है अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट मे बी कंसिडर्ड पुअर, यानी कि उसको क्या कहा जाएगा कि वो गरीब है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर इंडिया के इंसान के पास गाड़ी नहीं है, हो सकता है फिर भी वो अमीर हो, यानी कई सारे लोग होते हैं जिनके पास 4 व्हीलर नहीं होता है, लेकिन क्या होते हैं, वो अमीर होते हैं, अपने पास उनके पास 2 व्हीलर होता है, पल्सर होता है, बुलेट होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये अमेरिका का बताया गया है कि अगर अमेरिका किसी भी इंसान के पास अगर ऐसा है कि उसके पास गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, इसका मतलब क्या हो, गरीब है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, हम गरीबी के नीचे उसको कहेंगे जो क्या करता हो, बेचारा 2 टाइम का खाना अच्छे से नहीं खा पाता हो, 2 टाइम का खाना अच्छे से उसके पेट भर में, उसका फैमिली भर में नहीं खा पाती हो, उसको हम बोलेंगे गरीब पर्सन, ठीक है। हर कंट्री का जो पॉवर्टी लाइन होती है वो अलग अलग होता है, ठीक। देखो इंडिया का भी दिया है, कह रहा है कि वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, यानी अगर हमको पता करना हो कि इंडिया में कौन सा इंसान जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे है, कौन सा पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, तो हम कैसे पता करेंगे, हम ये पता करेंगे कि उस घर में जो इंसान है उसको ठीक ठाक खाना मिल जा रहा है कि नहीं, यानी कि दोनों समय सुबह और शाम खाना मिल जा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यानी कि फूड रिक्वायरमेंट पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसको पहनने के लिए कपड़े वगैरह है कि नहीं है, यानी कि चप्पल वगैरह पहनने के लिए है कि नहीं है, फ्यूल एंड लाइट है कि नहीं है, यानी कि उसके घर में बिजली आती है कि नहीं आती है, एजुकेशन उसका है कि नहीं, यानी कि वो लिटरेट है कि इलिटरेट है, यानी कि अनपढ़ है कि गंवार है, क्या है देखना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर उसको कोई बीमारी होती है, बुखार सर्दी होता है, तो दवा ले पाता है हॉस्पिटल जाके कि नहीं ले पाता है, ये सब चीज़ें देखें हम इंडिया में। तो ये सब चीज़ें अगर जिनके पास नहीं होगी तो बंदा क्या है, वो गरीब है। और जिनके पास होगी, जिनको पास दोनों टाइम खाना मिल जाते हो, अच्छे, जब कोई बीमारी होती हो तो अच्छे हॉस्पिटल में जाके दिखा लेते हो, ठीक है, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा हो, यो क्या रहो, और वो शिक्षित लोग यानी कि पढ़े लिखे हों, तो क्या हो, गरीब नहीं कहलाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जिनके पास नहीं होगी वो सब क्या है, गरीब हैं, तो उनको हम बोलेंगे कि वो क्या है, पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, हेल्प करती है आगे ऊपर बढ़ने के लिए, घर देती है, खाना देती है, दवाई देती है, हर चीज़ गवर्नमेंट देती है। देखो यहाँ पे एक टर्म दिया है, कह रहा है देखो एक कैलोरी होती है, कैलोरी मतलब होता है एनर्जी तरह का, जिससे जब कोई भी काम करते हैं तो आपका जो मेहनत बर्बाद होता है ना, उसी जो मेहनत बर्बाद हो रहा है या जो मेहनत लग रहा है उसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कैलोरी। यानी कि सिंपली अगर हमको जानना है कि कैलोरी क्या होता है तो हम लिख सकते हैं कि कैलोरी इक्वल टू मेहनत, क्या बोलते हैं, मेहनत। अब सबसे ज़्यादा जो मेहनत कौन करता है, गाँव के लोग करते हैं, क्योंकि गाँव में बेचारे दिन भर काम करते रहते हैं धूप में और इधर उधर सामान ढोते रहते हैं, इसीलिए जो गांव के लोग होते हैं उनको जो कैलोरी चाहिए, यानी कि जो मेहनत का जो कह सकते हैं एनर्जी चाहिए, वो कितना चाहिए, 2400 कैलोरी चाहिए, ठीक है। मैं बोला ना कि कैलोरी इक्वल टू मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, गांव के लोग करते हैं। तो वही कह रहा है कि हम देख सकते हैं कि इंडिया में जो गांव के लोग हैं, यानी कि जो रूरल एरिया के लोग हैं, उनको कितनी कैलोरी चाहिए, 2400 कैलोरी चाहिए। कैलोरी कैसे मिलेगी, दाल चावल रोटी दूध वगैरह खा पी के, तभी तो कैलोरी में एनर्जी मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि मेहनत इक्वल टू कैलोरी और कैलोरी इक्वल टू एनर्जी, या जब एनर्जी रहेगी तभी तो काम करेंगे। तो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में गांव के इंसान को 2400 कैलोरी चाहिए थी। ये 1 वर्ड में आ सकता है, ठीक है, 1 वर्ड में यानी 2 नंबर में आ सकता है कि जो गांव के लोग हैं उनको 2400 कैलोरी चाहिए और जो शहर के लोग हैं उनको 2100 कैलोरी चाहिए, क्योंकि शहर के लोग थोड़ा कम काम करते हैं किसके मुकाबले में, गाँव के लोग में। तो वही कह रहा है कि जो गांव के लोग हैं उनको 2400 कैलोरी चाहिए और जो शहर के लोग हैं उनको 2100 कैलोरी चाहिए पर पर्सन, हर एक इंसान को। तभी क्या कहेंगे कि वो गरीबी रेखा के ऊपर है या गरीबी रेखा के नीचे है। और कोई भी इंसान जो गांव का है अगर इससे कम कैलोरी पा रहा है 2400 से, इसका मतलब क्या हो, गरीब है, ठीक है। ये सब साइंटिस्ट का मानना है और जो ज़रूरी भी है, ये सब कैलोरी जानना ज़रूरी होता है। तो जो गरीब अच्छे से दाल वगैरह पी ले रहा है, रोटी खा ले रहा है, सब्जी खा ले रहा है, चावल खा ले रहा है, तो वो क्या है, गरीब नहीं है। अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो गरीब है।
अब यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है, कैसे हम लगा सकते हैं कि एक चीज़ और कैसे बता सकते हैं कि एक बंदा अमीर है कि गरीब है, यानी कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर है या गरीब है। देखो कह रहा है 2011-12 में जब जनगणना हुआ था तो उससे हमें पता चला था कि 27 करोड़ लोग क्या हैं, गरीब लोग हैं। यही नहीं पता चला था पीछे अभी। हम कह रहा है कि 2011 में हिसाब से, यानी कि 2011 का डाटा के हिसाब से अगर कोई इंसान है, गाँव का मैं बात कर रहा हूँ, गाँव का इंसान है, एक दिन में 800 सॉरी एक महीने में 816 रुपये कमाता है। कितना? एक मंथ में, यानी पर मंथ 816 रुपये कमाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, यानी कि वो अमीर, मतलब ज़्यादा अमीर भी नहीं है लेकिन वो ज़्यादा गरीब भी नहीं है, यानी कि उसका पेट ठीक ठाक भर जाता है, सुबह शाम खाना मिल जाता है, अच्छा खासा चाय वगैरह भी मिल जाता है। ठीक है, तो कब? जब 816 रुपये से ऊपर कमाएगा। ठीक है, और शहर के लिए कितना है? 1000 रुपये, यानी कि अगर एक महीने में 1000 रुपये कमा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। तो वही कह रहा है 2011-12 के हिसाब से जो पॉवर्टी लाइन है एक इंसान के लिए, गांव का इंसान के लिए, तो 816 रुपये पर मंथ है, यानी कि एक महीने में अगर 816 रुपये वो कमा रहा है तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, यानी गरीबी रेखा के ऊपर है। अगर उससे कम कमा रहा है तो गरीबी रेखा के नीचे है। और शहर के लिए कितना है? 1000 रुपये है। ठीक है, ये हो गया इनकम का, यानी कि इनकम से भी हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो यही चीज़, ये तो इंसान का हो गया, यानी कि एक एक इंसान का। अब यहाँ पर फैमिली पे दिया है, फैमिली पे यानी कि मान लेते हैं फैमिली में कितने लोग हैं, कितने हिसाब से बताएं कि कौन सी फैमिली गरीब है, कौन सी फैमिली अमीर। कह रहा है, पहले देखते हैं कहाँ का, गांव का कह रहा है। कह रहा है 11 और 12 साल के हिसाब से, यानी जो डाटा हुआ था, जनगणना हुआ था 2011-2012 में, उसके हिसाब से किसी एक फैमिली मेंबर के पास, अगर एक मान लेते हैं एक फैमिली है जिसमें 5 लोग हैं, यानी कि एक पति है, एक पत्नी है और 3 बच्चे हैं, ऐसा मान के चलते हैं। एवरेज फैमिली यही होती है हर घर की। ठीक है, 5 लोग होते हैं। कह रहा है उस 5 लोगों में कमाई जो है 4080 रुपये पर महीने की, यानी कि उस फैमिली की जो कमाई है, मिनिमम कमाई 4080 रुपये है, तो वो क्या है? पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। अगर 4080 रुपये से कम है, मान लेते हैं वो कितना कमाता है? 3500 रुपये कमाता है महीना, या 3600 रुपये कमाता है, या 3800 रुपये कमाता है महीना, तो क्या होगा? वो पॉवर्टी लाइन के क्या है? नीचे होगा। लेकिन अगर 4080 रुपये के ऊपर कमाता है वो फैमिली या परिवार, तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा। तो वही कह रहा है अर्निंग लेस देन, यानी कम हुआ 4080 रुपये से, तो मंथ क्या होगा उसका? पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। तो ये हो गया गाँव का पैसा। शहर में जो लोग रहते हैं, मान लेते शहर में भी हैं वही फैमिली, यानी कि 5 लोग की फैमिली, और कितना कमाती है पर महीने की? 5000 रुपये कमाती है। तो अगर 5000 रुपये के ऊपर कमाती है तो वो फैमिली क्या है? पॉवर्टी लाइन के ऊपर, यानी गरीबी रेखा के ऊपर है। अगर 5000 रुपये से कम कमाती है, मान लेते हैं 4200 रुपये कमाती है, 4500 रुपये कमाती है, इसका मतलब क्या है? वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो हम परिवार से भी दे सकते हैं, कोई पूछता है तो बता सकते हैं कि अगर परिवार में 5 लोग हैं, अगर गांव में रहते हैं तो उनको कितना कमाना पड़ेगा? 4080 रुपया, तब वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होंगे। और शहर में कितना? 5000 रुपया मिनिमम एक महीने का, तभी हम उनको कह सकते हैं कि वो क्या है? गरीबी रेखा के ऊपर है। तो दोनों क्या है? गरीब हैं। ठीक है, तो हम इसके भी देख सकते हैं, परिवार से भी बता सकते हैं कौन से लोग अमीर हैं या कौन से लोग गरीब हैं। अब आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कह रहा है कि जो जनगणना करवाता है, ये करवाता कौन है, यानी कैसे पता चलता है कि ये इतने लोग हैं कि इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए गरीबी के लिए। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस हर साल में, हर 5 साल में करवाता रहता है। तो ये कह रहा है दिस सर्वेज, यानी जो सर्वे हो रहा है, जो जनगणना हो रहा है, इसका ये सब रियल डाटा है। ये कौन करवाता है? ये करवाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं NSSO। क्या बोलते हैं? NSSO, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है MCQ में आ जाए द फुल फॉर्म ऑफ NSS क्या होता है, यानी कि NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर साल, हर 5 साल में क्या करता है? सर्वे करता है और बताता है कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं। अब देखो एक चीज़ और दिया है यहाँ पर, बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। कह रहा जो भी हम डाटा देख रहे थे वो इंडिया के हिसाब से देख रहे थे। अगर दुनिया के हिसाब से देखें, यानी पूरे पृथ्वी में जो कंट्री है, 200 कंट्री है, उसके हिसाब से देखें, कई कंट्री क्या है? डेवलप हो चुकी है, यानी कि वहाँ उस कंट्री में एक भी गरीब लोग नहीं है। यानी कि अमेरिका देख लें तो क्या है? वो डेवलप कंट्री, यानी कि वहाँ भी 1% भी क्या है? गरीब नहीं है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कह रहा है अगर एक इंसान कोई एक दिन में अगर $1 कमाता है तो उसका मतलब क्या है? वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। अगर $1 से कम कमाता है, यानी कि 70 रुपये से कम कमाता है, $1 की कीमत कितनी होती है? 70 रुपया होती है, 70 या 75 रुपया होती है। तो वही कह रहा है कि मिनिमम अगर कोई 70 रुपया कमा रहा है एक दिन का, तो इसका मतलब क्या है? वो गरीबी रेखा के ऊपर है। अगर इससे कम कमा रहा है एक दिन में, तो इसका मतलब क्या है? वो गरीब है। इसके हिसाब से, पूरी दुनिया के हिसाब से बता रहा है। अब टॉपिक आता है पॉवर्टी एस्टीमेट। पॉवर्टी एस्टीमेट क्या है? यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, उस डाटा के हिसाब से देखते हैं कौन से साल में कितनी गरीब लोग कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक डाटा है, ठीक है, ये बताएगा कि हर साल में कितने लोग गरीब लोग बढ़े हैं या कम हुए हैं।
कह रहा सबसे पहले जो जनगणना हुआ था इस गरीबी वाला रेशियो का हुआ था 1993 में, यानी कि आज से लगभग 26 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, कह रहा 1993 में 1994 में जनगणना हुआ था, जिसमें पता चला था गांव में 50% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। अगर एक गांव में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 में 50 लोग क्या हैं, गरीब हैं। कब पता चला था, 1993-94 में। फिर कह रहा 1980 साल में यानी कि 93 में ही 93 में ही शहरों में देखा गया कि 100 लोगों में से 31% लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, गरीब हैं। यानी कि शहरों की बात हो रही है, यानी कि 50 गाँव में 50 लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, और शहरों में 100 में से 30 लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, 31 लोग क्या हैं, गरीब हैं। और टोटल कितने हैं, 44%। यानी कि अगर पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 100 लोगों में से 44% लोग ऐसे हैं जो क्या है, गरीब थे। कब, 1993 में। ठीक है, अब देखो, अब बात आता है 2004-5 की बात करते हैं, यानी कि लाभ उससे 10 साल बाद, यानी कि 4-5 में। कह रहा 4-5 में जो पॉवर्टी रेशियो था थोड़ा कम हो गया। गांव में कितना हो गया, 41%, यानी कि 100 लोगों में बस 41% ही क्या लोग थे, गरीब लोग थे, लेकिन तब भी संख्या ज़्यादा है। कह रहा शहरों में भी कम हो गया, 25% हो गया। फिर देखिए हम 11-12 में तो ये और कम हो गया, यानी कि गांव में अब कितने हो लोग हैं, यानी कि 100 लोगों में से बस 25% लोग ऐसे ही हैं, 25 लोग ऐसे ही हैं 100 लोगों में से जो क्या है, गरीब हैं। शहरों में देखा जाए तो बस 13 लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। तो देखा जाए तो गरीबी रेखा क्या हो रही है, कम हो रही है धीरे धीरे हर साल, जिसको हम कहते हैं पॉवर्टी इन इंडिया। जिससे हमें पता चलता है कि सर्वे के हिसाब से हमें पता चलता है गरीबी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। अब 2020-22 में देखेंगे तो हो सकता है ये और कम हो गया होगा या और ज़्यादा बढ़ भी गया होगा, कोई गारंटी नहीं है, जब डाटा आएगा पता चलेगा। तो यही तक आपसे पूछेगा कि 2011 में जो गरीबी रेखा है वो कितनी है, गांव की 25% है, शहर की 13% है और टोटल 21% है। ठीक, देखो यहाँ से एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बताया गया है, जब आप पढ़ेंगे इसको तो पता चलेगा कि अगर इंडिया में मान लेते हैं 100 लोग रहते हैं, मान के चलते हैं कि 100% लोग हैं, जैसे 150 करोड़ लोग रहते हैं, कितना लगते हैं 150 करोड़ लोग, उसको हटा के सिंपली हम समझने के लिए मान लेते हैं कि पूरे भारत में कितने लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं। कह रहा है 100 लोगों में से 20% या 25% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। अब इस 25% में से मैक्सिमम लोग, यानी कि देखा जाए तो 20, अब इस 25% में से 20% लोग हैं, इसे सिंपली मान लेते हैं इंडिया में 100 लोग हैं, 100 लोग में से 25 लोग क्या हैं, गरीब हैं। अब उस 25 लोगों में से 20 लोग क्या हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं और एससी हैं, यानी कि एससी और एसटी यानी कि क्या है, जो गरीब लोग होते हैं, नहीं होते हैं, एससी और एसटी होते हैं, जिनको हरिजन बोलते हैं। ठीक है, तो वो लोग हैं जो गरीब हैं। बाकी जो लोग हैं वो सब क्या है, दूसरे कास्ट के लोग हैं। यानी कि देखा जाए तो यही जो एससी और एसटी हैं ये बेचारे ज़्यादा गरीब हैं। कहाँ पे, शहरों में भी और गाँव में भी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गरीब है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, दिखा है ना यहाँ पर, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि शेड्यूल कास्ट, एससी और एसटी, ये यहाँ के लोग ज़्यादा क्या है, गरीब हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक डाटा भी दिया गया है सोशल ग्रुप्स का। कह रहा शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया में 45% क्या लोग हैं, गरीब हैं। शेड्यूल कास्ट 31%, एवरेज इंडियन पॉवर्टी लाइन 21%, एग्रीकल्चर लेबर यानी जो खेतों में काम करते हैं 39% लोग गरीब हैं। कैजुअल लेबर जो है शहरों में जो काम करते हैं, बिल्डिंगों वगैरह में या कहीं रोड वगैरह बनता है वहाँ पे काम करते हैं, वो लोग 32% है। तो एक डाटा ऐसे बताया गया है कि मैक्सिमम जो गरीब लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, यानी कि एससी और एसटी लोग हैं, जो क्या मैक्सिमम लोग गरीब है। बाकी जो कास्ट बस्ती हैं वो मैक्सिमम क्या है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही आती है। तो यही लोग बस बेचारे क्या हैं, गरीब है। देखो यहाँ पर गांव का दिया गया है, स्टोरी ऑफ शिवरमन। अभी हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक लाइन है, कह रहा है शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी, यानी कि वही जो हरिजन वगैरह लोग हैं। ठीक है, कह रहा है एससी और एसटी जो है ये सबसे ज़्यादा क्या है इंडिया में इस सीरियस प्रॉब्लम है, किसको लेकर, गरीबी को लेकर। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देती भी है लेकिन थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि ये गरीबी को क्या हो सके, हटाया जा सके, और हमारे भारत को भी, हमारे इंडिया को भी क्या बना सके, एक ऐसा कंट्री बनाया जा सके जहाँ पर गरीब लोग बसे ही ना, पूरी तरह सब लोग क्या हो जाए, अमीर हो जाए, और सबके पास भी 4 व्हीलर गाड़ी हो अमेरिका की तरह। ये सब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं कहानी पे, स्टोरी ऑफ शिवरमन। ये शिवरमन है, देखते हैं क्या होता है कहानी में, मज़ा आएगा। अब देखो इस कहानी का जो मेन हीरो है कौन है, शिवरमन है। क्या नाम है उसका, शिवरमन। स्टोरी का नाम याद रखिएगा और उसका नाम याद रखिएगा। कह रहा है उस कहानी का जो मेन हीरो है उस शिवरमन है, जो रहता है एक छोटे से गांव में। उस गांव का क्या नाम है, करूर टाउन नाम है। क्या नाम है, करूर टाउन, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। यानी कि नीचे जब इंडिया में जाएंगे, साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक टाउन है जिसका नाम है करूर टाउन। वहीं पर एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम नहीं दिया गया है, बस सरकार छोटा सा गांव है, वहीं पर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है करूर टाउन। वहाँ पे रहता है शिवरमन। क्या रहता है, शिवरमन। और जो उसका गांव है वो एक फेमस है, जो मतलब उसका जहाँ पे रहता है शिवरमन, वो गांव फेमस है। किस लिए फेमस है, वो फेमस है हैंडलूम्स के लिए और पावरलूम्स के लिए। यानी कि इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ हाथों से बनाए जा रहे कपड़े, यानी कि जो कपड़े बनते हैं वो हाथों से बनते हैं, इसलिए हैंडलूम्स मतलब होता है हाथों के द्वारा बनाया गया कपड़े, या पावरलूम्स यानी कि हाथों के द्वारा बनाया गया खिलौने।
इसलिए उसका गांव फेमस है। तो वो वहीं से बिलोंग करता है, कौन, शिवरामन, यानी कि इस गांव से बिलोंग करता है जो गांव फेमस है हाथों से कपड़े बनाने के लिए और हाथों से खिलौने वगैरह बनाने के लिए फेमस है वो गाँव। कह रहा है उस गांव में लगभग 100 फैमिलीज रहती हैं। देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज। फिर कह रहा है जो शिवरामन है वो और उसके कुछ स्कॉबलर साथी क्या करते हैं, काम करते हैं दूसरों को खेतों में एज अ लेबर के तौर पे, जिसको 50 रुपये पर डे मिलता है। यानी कि वहाँ भी क्या होता है, जब वो खेतों में काम करते हैं 8 घंटा, तो उस 8 घंटे का जो मजदूरी है कितना मिलता है उनको, 50 रुपया एक दिन का मिलता है, शिवरामन और उनके दोस्तों को भी। कह रहा है ये जो जॉब्स करते हैं 50 रुपये पर डे का, ये बस कुछ ही महीनों के लिए रहता है, जब खेतों में क्या होती है, पानी वगैरह चलता है, जब कटाई झटाई होती है, हार्वेस्टिंग होता है और क्या होता है, रुपाई वगैरह होती है, तभी उनको खेतों में काम मिलता है। बाकी जो महीने बचते हैं 7-8 महीने, उनको बाहर जाके कमाना पड़ता है। किसको, शिवरामन को। यानी गांव में जब रुपाई वगैरह होता है, ठीक है, कटाई होता है कंबाइन से, खेतों की कटाई होती है, तभी उनको काम मिलता है, बाकी समय काम नहीं मिलता है। किसको, शिवरामन को। कह रहा है उसकी जो वाइफ है, उसके वाइफ का क्या नाम है, शशिकला नाम है, याद रखिएगा। जो शिवरामन की वाइफ है उसकी नाम शशिकला है। वो भी इसके साथ खेतों में जाके बेचारी काम करती है, लेकिन जितना वो काम करता है शिवरामन उतना ये भी काम करती है, लेकिन उसको 50 रुपये मिलता है और इसको 25 रुपये पर डे का मिलता है। क्यों, क्योंकि ये लेडी है, लोगों को लगता है कि ये कम काम करती हैं उन्हें, इनकी जो औरतें होती हैं उनको लगता है, जो वहाँ के मालिक होते हैं उनको लगता है कि ये औरतें कम काम करती हैं, इसलिए इनको 25 रुपये पर डे मिलता है वही काम के। यानी कि 8 घंटा वो भी करेगा काम, शिवरामन भी, और 8 घंटा ये भी करेगी काम खेतों में, लेकिन उसको 50 रुपये मिलता है और इसको 25 रुपये मिलता है उसी काम के लिए। लेकिन ये काम क्या है, टेम्परेरी, यानी कि बस 5-6 महीने के लिए है, बाकी महीनों के लिए क्या करना पड़ता है, इनको दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। फिर कह रहा है कि इसके फैमिली में लगभग 8 लोग रहते हैं, सोचो, यानी कि जो शिवरामन का फैमिली है उसमें 8 लोग रहते हैं, जिसके इसकी माँ भी है जो 25 साल की बूढ़ी औरत हैं और क्या, विधवा औरत है, यानी कि उनके हस्बैंड मर गए हैं, जो यहाँ पर बैठी हुई है ना, ये शिवरामन है। इनके परिवार 8 लोग हैं और इनकी बूढ़ी माँ भी हैं जो 65 साल की हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, और विडो औरत है, यानी कि इनके हस्बैंड बेचारे नहीं है रहे। फिर बताया जा रहा है कि इसके फैमिली में जो है 25 साल की अनमैरिड सिस्टर, यानी कि इनकी बहन भी है, किसकी, रामसरन की, यानी कि शिवरामन की, जो 25 साल की हैं और उनका शादी का उम्र भी हो गया है, और साथ ही साथ इनके 4 और बच्चे भी हैं जो 1 साल से 16 साल के बीच में हैं। वह लिखा ही एज अ 25-year-old अनमैरिड सिस्टर एंड 4 चिल्ड्रेन, जो कि 1 साल से 16 साल के बीच में हैं, और उसमें से 3 जो 4 बच्चे हैं, उस 4 बच्चों में से 3 इनकी लड़कियाँ हैं, यानी कि देखा जाए तो एक ही लड़का है, यानी कि 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से 3 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है। और जो चारों बच्चे हैं वो बेचारे स्कूल नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता पढ़ाने के लिए, ठीक है। दिन का वो 75 रुपया कमा रहे हैं, और सोचो 75 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें इनको खाना भी खिलाना है सबको, ठीक है, माँ का भी ध्यान रखना है, तो इतना पैसा नहीं बच पाता है कि अपने बच्चों को वो कॉलेज भेज सकें या स्कूल भेज सकें। कह रहा है इनका मानना है, जो शिवरामन है, इनका मानना है कि जब तक अगर मैं इनको पढ़ाऊँगा तो पैसे काफ़ी खर्च हो जाएंगे, वही पैसे बचा के मैं इनके कहाँ लगाऊँगा, शादी में लगा, जब इनका शादी होगा तो वही पैसा मैं इनका शादी में लगाऊँगा। ये किसका मानना है, उनके पिताजी का मानना है, यानी कि शिवरामन का मानना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसकी जो माँ है बस वो क्या है, उनका मतलब जीने की अब इच्छा नहीं रही है, वो क्या चाहती हैं, बस किसी दिन वो डाई हो जाए, यानी कि मर जाए। वही लिखा है हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्टिंग इन लाइफ, यानी कि उनका इंटरेस्ट है जीवन जीने के लिए वो ख़त्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, एंड इज जस्ट वेटिंग टू डाई सम डे, और वो एक दिन मरने का बेचारी इंतजार करी, यानी कि वो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये लोग बेचारे गरीब हैं। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि उनकी जो बड़ी बहन है और उनकी जो छोटी बेटी है वो घर का ख्याल रखती हैं। जो फिर कह रहा है जो शिवरामन प्लान्स टू स्पेंड हिज सन टू द स्कूल व्हेन ही कम्स ऑफ एज। कह रहा है जो शिवरामन है सोच रहे होते हैं कि क्यों ना जो छोटा बच्चा है इनको स्कूल भेजा जाए, ठीक है। पहले कहते हैं कि स्कूल नहीं भेजना है, लेकिन बाद में फिर सोच रहे हैं क्यों ना इसको स्कूल भेजा जाए जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो, ठीक है। हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, ठीक है। फिर कह रहा है शशिकला फाइंड हर अ बर्डन फॉर बट शिवरामन कांट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम टू द लैक ऑफ मनी। कह रहा है जो शशिकला है, ठीक है, इनकी जो पत्नी है और जो इनकी और ये शिवरामन है, ये दोनों चाह रहे हैं इनकी जो बड़ी बेटी इनकी शादी कर दिया जाए, लेकिन शादी करने के लिए क्या है, एक अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो भी मिल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे होते हैं, दहेज मांग रहे होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बेचारे क्या पैसों की कमी होने के कारण उनकी बेचारी शादी नहीं हो पा रही है उनकी बहन की, ठीक है। इसके बावजूद कह रहा है कि उनकी फैमिली ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से उनको दोनों टाइम खाना बनाने के लिए, खाना अरेंज करने के लिए दिक्कत होता है। वही कह रहा है द फैमिली हैज़ डिफिकल्टी इन अरेंजिंग 2 meals a day। मील्स मतलब होता है खाना, यानी कि एक दिन में 2 बार खाना बनाने के लिए, खाना पाने के लिए, खाना खाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तभी उनको खाना मिल पाता है। तो देख सकते हैं ये भी लोग क्या है, बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहे हैं, क्योंकि इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसलिए गवर्नमेंट करती है हर बार कि अगर फैमिली बड़ी करेंगे तो आपको ही समस्या होगा, इसलिए क्या है
हम दो हमारे दो, या हम दो हमारे एक। अब ये नियम होना चाहिए कि हम दो हमारे एक, मैक्सिमम दो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा होंगे फिर यही सब आपको भी दिक्कत होगा, पैसा नहीं बचेगा पढ़ाने के लिए या कहीं खर्चा करने के लिए, ठीक। तो हम दो हमारे दो का नारा लगाते रहिए। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है। यानी कि इंडिया में कम से कम 28 राज्य हैं मिनिमम, हमेशा चेंज होता है, कभी 29 होता है, कभी 28 होता है। कह रहा है 28 राज्यों में कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जैसे बिहार और उड़ीसा। ये पूरेस्ट स्टेट माने जाते हैं पूरे भारत में, जिनका रेशियो कितना है, 33 लोग। यानी कि अगर बिहार में 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों में से 33 लोग क्या हैं, बेचारे गरीब हैं। और वही हाल उड़ीसा का भी है। अगर उड़ीसा में 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों में से 32 लोग क्या हैं, गरीब हैं। और वही हाल और भी राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये भी क्या है, गरीबी है। लेकिन इनका जो क्या बोलते हैं गरीबी का रेशियो है वो 20% ही है। और डाटा कब का है, 2011-12 का है। तो इसको याद रखिएगा, 1 वर्ड में पूछ सकता है कि ऐसे कौन से दो राज्य हैं जो 2011 के हिसाब से बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो बिहार और उड़ीसा, ठीक है, जो 33% और 32% लोग क्या है वहाँ पे गरीब हैं पूरी तरह से। तो याद रखिएगा, उड़ीसा और बिहार बहुत ज़्यादा गरीब है। और बाकी और राज्यों का पूछ लिया तो और राज्यों के पास मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यानी कि 4 राज्य हैं जो गरीब हैं, और 4 राज्यों में से 2 राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है, बिहार और उड़ीसा। अब देखो, कह रहा है ये तो गरीबी वाला हो गया। अब कह रहा है इंडिया में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो क्या हो रहा है, अपनी गरीबी को बहुत ही तेज़ी से कम कर रहे हैं। यानी कि वहाँ के लोग अब गरीब नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पे हेल्थ केयर अच्छा हो गया होगा, एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो गया होगा, गवर्नमेंट अच्छी हो गई होगी। देखो, सबसे बड़ा रूल होता है गवर्नमेंट का अच्छा होना। अगर गवर्नमेंट अच्छा रहेगा तो अपने राज्य के लोगों का क्या करेगा, विकास करेगा। तो ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी अगर आप वोटिंग दीजिए, जब आप बड़े हो जाएंगे तो कभी भी वोटिंग धर्म के या कास्ट के हिसाब से मत दीजिएगा। नेता लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। आपको क्या करेंगे, हिंदू और मुस्लिम या सिख में लड़वा देंगे, या हिंदू और मुस्लिम या सिख या मुस्लिम में लड़वा देंगे। तो कास्ट और धर्म के हिसाब से कभी भी वोटिंग मत दीजिएगा। क्या करेगा, अगर आप वोटिंग देते हैं तो 5 साल में कुछ चेंज नहीं होगा, बस वही आप उसी में रह जाएंगे। हमेशा वोट दीजिए ऐसे इंसान को दीजिए जो क्या हो, इन सब में सेक्टर में क्या करे, इन्वेस्ट करे। तो वही कह रहा है कुछ कंट्री राज्य ऐसे हैं इंडिया में जिनकी गरीबी रेखा बहुत तेज़ी से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वही कह रहा है देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। जैसे केरला हो गया, केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या हो रहा है, गरीबी बहुत ही कम बची है, मतलब ख़त्म होने का कगार पे, वहाँ गरीबी है ही नहीं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वहाँ पर भी गरीबी बहुत तेज़ी से कम हो रही है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये सब ऐसे राज्य हैं। और कुछ राज्य पंजाब, हरियाणा है जो क्या है, वो पहले से ही गरीब नहीं थे। यानी कि वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा खेती होता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग क्या है, अमीर है, ठीक है। तो देख सकते हैं केरला के साथ साथ और भी राज्य हैं जो क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सब क्या है, गरीबी रेखा के आते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ राज्य, अभी देख रहा हमने इंडिया के कुछ राज्यों का। अब देखेंगे ग्लोबल लेवल पे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी कंट्री है जो थोड़ा गरीब है। कह रहा है चाइना पहले बहुत ज़्यादा गरीब थी, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट आई थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गई, मतलब अच्छा मतलब कहने मतलब थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि गरीबी पे ज़्यादा ध्यान देने लगी। यानी कि उसको क्या करना था, पूरी तरह से गरीबी को हटाना था अपने देश से। तो उसने क्या किया, गरीबी को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या किया, काम किया, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है। कह रहा 1981 में लगभग 85% गरीबी खत्म हो गई थी। यानी कि अगर इंडिया, चाइना में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, वहाँ भी खाने का क्या था, दिक्कत थी, काफ़ी लोग गरीब थे। लेकिन कह रहा है 1981 में हम देखें कि 85% गरीबी क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। और 2008 में 14%, यानी कि 14% बच बचा था गरीबी। और देखते ही देखते 2011 में बस 6% रह गया। अब ये देख सकते हैं कि 1981 में, यानी कि आज से लगभग 40 साल पहले गरीबी कितनी थी, 85% थी। और 2011 में देख रहे हैं हम, बस कितनी बची है, 6% बची है। तो देख सकते हैं चाइना कितना ज़्यादा आगे चला गया है, और वो भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। यानी कि वहाँ का भी जो लोग हैं उनके पास भी 4 व्हीलर गाड़ी है, और वहाँ भी गरीब लोग अब नहीं बचे हैं। बच्चे भी हैं तो कितने हैं, बहुत ही कम मात्रा में, 5-6% हैं। तो इतना मतलब चलेगा। लेकिन हमारे देश में क्या है, अभी 30% लोग गरीब हैं। यानी कि अगर 100 लोग रहते हैं, 100 लोग में से 30 लोग क्या है, गरीब है। तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या है, थोड़ा धांधली करती है और करप्शन में लीन रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है। और यहाँ के लोग भी वैसे हैं, धर्म और कास्ट में उलझे रहते हैं सालों साल, बस उनके लिए वही है धर्म और ठीक है। इन सबसे जब ऊपर उठेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि जब गरीबी है, जो पॉपुलेशन है, वो कैसे ख़त्म होगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी भी आप क्या करिए, समझदार बनिए, ना कि बेवकूफ़। देखो यहाँ फिर से एक डाटा दिया गया हर एक राज्य का कि कौन सा राज्य कितना अमीर है और कहाँ पर ज़्यादा गरीबी है। तो अभी हमने देखा कि सबसे जो गरीबी वाला राज्य था वो था केरला। केरला में हम देख सकते हैं अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 लोग में से बस 7 लोग ऐसे हैं जो गरीब है। यानी कि
93 लोग ऐसे हैं जो अमीर है, यानी कि उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने का समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कम गरीब लोग हैं। पंजाब में, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और ये ऐसे ही कई सारे राज्य हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो गरीबी वाला राज्य है वो कौन सा है? बिहार है, जहाँ पर 33 लोग क्या हैं? गरीब हैं। यानी कि अगर इंडिया में, यानी कि बिहार में अगर 100 लोग रहते हैं, 100 लोग में से क्या हैं? 33 लोग गरीब हैं, ठीक है। वैसे ही उड़ीसा में भी 32 लोग गरीब हैं, असम में भी 32 लोग गरीब हैं, मध्य प्रदेश में 31 लोग गरीब हैं, उत्तर प्रदेश में 29 लोग गरीब हैं। तो ऐसे ही ऑल इंडिया में कितने लोग हैं? 22 लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, यानी कि पूरे इंडिया की बात करें, ठीक है, किसी राज्य की नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। तो अगर इंडिया में 100 लोग हैं, 100 लोग में से 22 लोग क्या हैं? गरीब हैं। तो ये संख्या घटाकर कितनी करनी पड़ेगी? 0% करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा कंट्री क्या होगा? डेवलप्ड होगा। अभी हमारा कंट्री क्या है? डेवलपिंग कंट्री, यानी कि विकास कर रही है, और हमेशा ऐसे करती रहेगी जब तक कोई अच्छा गवर्नमेंट नहीं बन जाता, ठीक। देखो एक यहाँ पर भी टेबल दिया गया। अभी मैंने पीछे बताया था कि अमेरिका के हिसाब से, यानी कि पूरा जो दुनिया है उसके हिसाब से किस देश को हम कहेंगे गरीब है। यानी कि अगर ऐसा कोई देश है जो हर एक इंसान एक दिन में कम से कम $1.2 कमाता हो, यानी कि कितना कमाता हो? $1 क्या हो गया? 70 रुपया, और $25, यानी कि 100 रुपया एक दिन का कमाता हो। अगर कोई भी कंट्री, उस कंट्री में हर एक इंसान एक दिन में कम से कम $1 कमाता है या $1.25 कमाता है, ठीक है, तो वो क्या कंट्री गरीब नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है अपना कुछ राज्य, कुछ कंट्री के नाम दिए गए हैं जो दिखाता है कौन से कंट्री कितना ज़्यादा गरीब है, ठीक है। जैसे है एक नाइजीरिया। नाइजीरिया क्या है? साउथ अफ्रीका में है, जहाँ के लोग 62% क्या है? बेचारे गरीब हैं, सोच सकते हो। बांग्लादेश जो अभी हमारे बगल में ही है, ठीक है, वो कहाँ पर है? 43 लोग क्या है? गरीब हैं। इंडिया में 25 लोग गरीब हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 100 लोगों में से 25 लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, ठीक है। ये 2014 का रिपोर्ट है, अभी 6 साल पहले का ही रिपोर्ट है, ज़्यादा गरीब पीछे नहीं है। पाकिस्तान में 13 लोग हैं, यानी 13% लोग हैं। चाइना में 6%, अभी हमने देखा जस्ट पीछे 6% लोग हैं। ब्राज़ील में 5% है, इंडोनेशिया में 16% और श्रीलंका में 4% है। यानी कि सबसे देखा जाए तो सबसे बेस्ट क्या है? चाइना है। यानी कि चाइना इन देशों से सबसे बड़ा देश है, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी रखता है, उसके बावजूद भी वहाँ के बस 6% लोग ही क्या हैं? गरीब हैं। यानी कि हमारे कंट्री में 140 करोड़ लोग हैं, तो चाइना में भी क्या है? 140 करोड़ लगभग लोग बसते हैं, फिर भी वहाँ के लोग क्या है? अमीर हैं। बस वहाँ के 6% लोग गरीब हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है? गरीबी पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। भले ही वहाँ की गवर्नमेंट ख़राब हो, लोगों को परेशान करती हो, लेकिन क्या कर रही है? वो गरीबी को ख़त्म कर रही है, ठीक है। लोगों को समस्या नहीं हो रही है, खाने पीने में, घूमने में, दिक्कतों में, या मेडिकल केयर में, या पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये सब। इसके बाद टॉपिक आती है हमारी, बस 1-2 टॉपिक और बची है, अब चैप्टर ख़त्म होने वाला है। टॉपिक आता है कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी जो गरीबी होता है वो किस वजह से होता है, ठीक है। अभी हमने इतना वजह जाना, कोई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं, यानी कुछ कारण दिए हैं किस वजह से गरीबी आई है देश में। देखो हमारे कंट्री को आप जानते हैं, जो भारत देश है पहले उसको क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये आप सुने हैं ना, जो भारत है पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब ये अंग्रेज़ आए हैं तो अंग्रेज़ों ने इतना लूटमारी की, यानी कि इतना सामान लूट के ले गए यहाँ से, गरीब हमारा जो देश क्या हो गया? थोड़ा गरीब हो गया। यानी कि पहले सोने की चिड़िया थी, अब क्या हो गई? लोहे की चिड़िया हो गई है। तो सोने का दाम जानते हैं कितना महंगा है, और लोहे का दाम जानवर करते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहा है कि जो अंग्रेज आए थे, जो ब्रिटिश रूल आया था, वो इतना ज़्यादा यहाँ पर लूटमारी करके ले गई कि यहाँ पर कोई छोड़े ही नहीं। पहले के समय में जब अंग्रेज़ नहीं आए थे, ठीक है, जब ये हमारे लोग राज कर रहे थे, यानी कि भारत के लोग जब राज कर रहे थे, यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे थे, तो हर मंदिरों में इतना ज़्यादा सोना था कि मतलब कोई पूछो मत। हर मंदिरों में, हर घरों में, हर लड़की के मतलब घर में पूरे हर सोना ही सोना था। पैसा तो चलता नहीं था पहले, सोना ही था। तो हर घरों में, हर मंदिरों में एकदम भरमार मात्रा में सोना था। तो जब अंग्रेज़ आए तो देखे इन्होंने किस तरीके से सोने को बिखरे पड़े हैं, फेंके पड़े हैं एज ए पत्ते की तरह। जैसे रोड पे पत्ते नहीं गिरे रहते हैं पेड़ों के, वैसे ही मंदिरों में सोना फेंका रहता था। जब वो लोग आए तो लूटना शुरू किया, और इतना लूटे कि सोने की चिड़िया को क्या कर दिए? लकड़ी की चिड़िया बना के चले गए, जिसके वजह से यहाँ की जो पूरी इकोनॉमी थी, पैसा था, वो ख़त्म हो गया। अब इसी को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? मेहनत कर रही है, और लोगों को गरीबी से हटा रही है। कैसे हटा रही है? अभी हमने देखा कि उनको क्या कर रही है? एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है फ्री में, ठीक है। उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करा रही है, खाने के लिए खाना दे रही है सस्ते में, ठीक है। उनका डेवलपमेंट कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते लगभग 50-60 सालों में हमारा भी देश क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट अच्छा मिल गया तो, ठीक है। ये सब क्या है? रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमारा देश क्या हुआ? गरीब हो गया। पहले हमारा देश गरीब नहीं था, बहुत ज़्यादा अमीर था। दुनिया में सबसे ज़्यादा देश हमारा ही अमीर था, पूरे कंट्री में, पूरे पृथ्वी पे, लेकिन अब नहीं है। देखो यहाँ पर एक टर्म दिया गया है इकोनॉमी का। इकोनॉमी क्या होता है? हर देश का अपना इकोनॉमी होता है, और वही इकोनॉमी तय करता है कि कौन सा देश गरीब है, कौन सा देश अमीर है।
तो हमारा जो इकोनॉमी है इस समय का यानी कि 2022-23 का, हम देश के कब नंबर पे यानी टॉप 10 में है, यानी कि जो 10 टॉप 10 की इकोनॉमी होती है हम उसमें हैं। तो जब टॉप 3 में आ जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ हमारी गरीबी क्या हो रही है, हट रही है। तो अभी हम टॉप 10 में बहुत पीछे हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी को हमको बढ़ाना पड़ेगा और लाते लाते कितना पड़ेगा, टॉप 3 में लाना पड़ेगा। तब हम जाके कह सकते हैं कि हमारा देश अब गरीब नहीं रहा है। इसको लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, हर चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, महंगा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा टाइम चाहिए ये सब करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम टॉप 10 में हैं, इसको उठाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि जो हर देश की इकोनॉमी होती है वही तय करती है कौन सा देश कितना ज़्यादा पॉवर्टी में है और कौन सा देश कितना ज़्यादा पॉवर्टी में नहीं है। तो जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो सबसे बेस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि वहाँ पर एक भी लोग क्या है, गरीब नहीं है, ठीक। अब एक लास्ट टॉपिक आता है, कहता है कि एंटी पॉवर्टी मेजर, यानी कि गरीबी को हटाने के लिए कौन कौन से हम क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है। यानी किसी भी कंट्री का, हमारे कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंट्री का, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री का, अगर किसी भी कंट्री का गरीबी को दूर करना है तो गवर्नमेंट को कुछ क्या करना पड़ेगा, रूल बनाने पड़ेंगे। कैसे रूल, सबसे पहला रूल कह रहा है बनाना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को उठाना पड़ेगा। यानी कि जो देश का इकोनॉमी होती है, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं जीएसटी वगैरह, मतलब जो भी है जीडीपी वगैरह करते हैं, उसको उठाना पड़ेगा, इसलिए कि उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, हमने कुछ कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि जो एंटी पॉवर्टी, यानी कि जो गरीब जो देश में गरीब लोग हैं उनको क्या करने के लिए, सुविधा देने के लिए, ताकि वो भी उनका भी क्या हो सके, विकास हो सके। गवर्नमेंट को कई सारे क्या करने पड़ेंगे, प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। जैसे कौन से प्रोग्राम आगे हम बताते हैं। अभी देखो जो सबसे पहला नियम आता है, जो सबसे पहला स्कीम आता है, कह रहा आया था 2005 में, ठीक है ना, क्या नाम था उसका, नरेगा। जो गांव के बच्चे होंगे वो लोग जानते होंगे कि गांव में हर साल क्या आता है, नरेगा आता है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा गरीबी हटाने के लिए कि हम एक स्कीम बना रहे हैं जिसका नाम होगा नरेगा। फिर उसका नाम बाद में चेंज किया गया था, नाम क्या किया गया था, नाम चेंज करके महात्मा गांधी लिखा गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि एमजी क्या होगा, नरेगा, यानी कि एमजी नरेगा हो जाएगा, यानी कि NRE नरेगा। कब आया था, 2005 में आया था। इसका ये था कि साल में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। अब इस 365 दिन में हर एक गरीब को, यानी कि जो भी गरीब है गांव में, उनको 100 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट रोजगार देगी, यानी गवर्नमेंट जॉब देगी 100 दिन के लिए, ठीक है। और 100 दिन का पैसा भी इनको मिलेगा। इसीलिए कहा रहा था गवर्नमेंट की 365 दिन में 100 दिन की जिम्मेदारी हमारी है उनको खाना खिलाने की, पर ठीक है। बाकी जो 265 दिन बचते हैं वो अपना देख सकते हैं। तो उसने क्या किया, नरेगा का स्कीम लाया, जिस नरेगा की स्कीम के द्वारा कहा गया कि हर इंसान को, यानी कि जो भी गांव में गरीब लोग हैं, जो भी गांव में बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो रहते हैं, उनको एक साल में 100 दिन के लिए, यानी कि लगभग 3.5 महीनों के लिए क्या कर पड़ेगा, उनको काम दिया जाएगा और उस काम का उनको पैसा भी मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो भी अच्छे से विकास कर पाएंगे और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा पाएंगे। तो पहला स्कीम कब आया था, 2005 में आया था। क्या नाम था, नरेगा। नरेगा पहले था, फिर बाद में नाम चेंज करके ये महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया था, ठीक है। इसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ था और लगभग SC ST को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और इसमें दोनों को काम दिया जाता था, मेल को भी और फीमेल को भी। ऐसा नहीं है कि बस मेल को भी काम दिया जाता था, जितना पैसा मेल को मिलता था उतना पैसा फीमेल को भी मिलता था, भले ही काम कम करें, ठीक है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं था। गवर्नमेंट ने सबको साथ क्या किया था, न्याय किया था, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको इक्वल पैसा दिया जाता था। तो कब आया था, 2005 में। क्या नाम था, MG नरेगा। अब देखो कह रहा जो दूसरा हमारा नियम था या स्कीम था वो था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जिसको हम कहते हैं PMRY, यानी कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। क्या था, ये एक दूसरा स्कीम था जो गरीब लोगों के लिए आया था। कह रहा ये जो नियम था, ये नियम आया था 1993 में, यानी कि 1993 में। इसका ये था, इसका टारगेट ये था कि हर लोगों को क्या करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनना है, यानी कि खुद का कोई सामान बनाना है और उसको बेचना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गरीब लोगों को पैसा देना शुरू किया कि मैं आपको कुछ पैसा दे रहा हूँ, 1000-2000 रुपया। उससे क्या करिए, आप थोड़ा सा बिजनेस को स्टार्ट करिए और सेल्फ एम्प्लॉय बनिए, यानी कि खुद को रोजगार दीजिए, कुछ सामान बना के। जैसे मान लेते हैं गांव में कोई सामान है, ठीक है, हैंडलूम्स वगैरह, स्वेटर वगैरह बुन रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, उस पैसे का इस्तेमाल करके आप सामान खरीदिए, उससे सामान बनाइए और मार्केट में जाके बेचिए। जब उससे फ़ायदा होगा तो आपको भी फ़ायदा होगा। इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना लाया। इसके पास आया तीसरा प्रोग्राम। क्या था हमारा तीसरा, क्या था, REGP, ठीक है। क्या था, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। वॉज लॉन्च, ये हुआ था 1995 में। क्या था, 1995 में आया था। इसका एम क्या था, इसका भी एम था क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसका भी यही था कि आपको जो गांव है, जो शहर के लोग हैं, वो क्या कर सके, सेल्फ खुद को रोजगार दे सके, कुछ सामान बना के। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्कीम लाए थे, लेकिन उसको अच्छे से क्या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया था।
अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया होता तो आज में इंडिया के जो लोग हैं 20%, वो 20% नहीं होते, बस 10 ही या 12% लोग होते गरीब। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, बस स्कीम निकाल दिया और छोड़ दिया। तो गवर्नमेंट की भी गलती है। तो वही मैंने कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहती तो हमारा देश आज डेवलप हो गया रहता। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट बस स्कीम निकालती गई और उसे अच्छे से काम नहीं किया गया। अब देखो कई सारी स्कीम है। एग्ज़ाम में कौन आता है मैं बता देता हूँ। हमेशा अगर 10 एग्ज़ाम होगा, 10 एग्ज़ाम में से 8 एग्ज़ाम में यही आएगा। कौन वाला, जो 2005 में आया था, नरेगा वाला। इसमें 2-3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट ये लिखिएगा कि इसका नाम नरेगा था, फिर बाद में 2005 में इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया था। फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें हर एक इंसान को जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है उसको 365 दिन में 100 दिन काम दिया जाएगा, ठीक है। और मेल फीमेल में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। जितना पैसा मेल को मिलेगा उतना ही पैसा किसको मिलेगा, वुमेन को भी मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ था इसमें, एससी और एसटी लोगों को। तो ये सब पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। देखो और देखते हैं स्कीम। फिर स्कीम आया था SGSY करके, जिसका नाम था क्या, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। एक कब हुआ था लॉन्च, 1999 में हुआ था। इसका एम क्या था, इसका एम यह था कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, यानी कि जो ऐसे परिवार जो क्या थे, गरीबी रेखा के नीचे थे, उनको थोड़ा छूट दिया जाता था। यानी कि अगर कुछ खरीदते हैं मार्केट में जाके, गैस सिलेंडर वगैरह लेते हैं, कोई कपड़ा खरीदते हैं, कोई भी मतलब सरकारी से चीज़ खरीदते हैं, तो उनको क्या दिया जाता था, सब्सिडी दिया जाता है, यानी कि डिस्काउंट दिया जाता है या बैंक क्रेडिट दिया जाता था। जैसे लोन वगैरह नहीं देते हैं लोग, तो लोन वगैरह छूट में दिया जाता था। जैसे आप लोग जब लोन लेने जाएंगे तो आप पे क्या करेगा गवर्नमेंट, बैंक 8 या 10% आप पे क्या करेगा, इंटरेस्ट थोपेगा। लेकिन जो गरीब लोग थे उनके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और था भी तो बहुत ही ज़्यादा कम था। ऐसे ही कई सारे नियम आए थे। जैसे फिर दिया गया है यहाँ पर PGM करके, जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, 2000 में आया था। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि गांव में जितने भी प्राइमरी हेल्थ है उनको क्या किया जाए, अच्छे से ठीक किया जाए, प्राइमरी एजुकेशन को ठीक किया जाए ताकि बच्चे पढ़ सकें। जो गांव में लोग गरीब लोग हैं उनके घरों को ठीक किया जा सके। तो ये कौन लाया था, मोदी जी द्वारा लाए 2015 में, कि हर गरीब को क्या देंगे, घर देंगे। और दिया भी रूरल ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो गांव में जो साफ़ पानी हो सके वो सबको मिल सके। ऐसा नहीं है कि बस जो अमीर है बस वही पी पा रहे हैं। इसलिए क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट ने कहा कि हर गांव में साफ़ पानी पीने का क्या हो, सिस्टम होना चाहिए। तो वही है, कई सारे नियम हैं जिसमें आते हैं। फिर एक आता है अंत्योदय अन्न योजना, AAY करके, ठीक है, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही कई सारे नियम्स आएंगे जो गवर्नमेंट ने दिए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नरेगा वाला है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ इससे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी भी है लेकिन एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा आपको, याद समझना पड़ेगा, ठीक। तो बस इतना ही था चैप्टर आज का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।